नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। गालो कॉमर्स क्लासेज की क्लास 11th अकाउंट्स की क्लास है, जिसमें हमारा मेन टॉपिक चल रहा है फाइनल अकाउंट। बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज रक्षाबंधन, जो भाई और बहन का पवित्र त्योहार है हमारे भारतवर्ष का, तो उसकी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका त्योहार काफ़ी अच्छा रहे और बहन और भाई का जो आपका प्यार है, रिश्ता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहे और हमारे देश की जो परंपरा है वो भी आगे बढ़ती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ अब मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइनल अकाउंट में बच्चों आप ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, ये दो अकाउंट आप पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मेट मैंने आपको पहले बता दिया है। फाइनल अकाउंट का थर्ड पार्ट जो है बैलेंस शीट है। फाइनल अकाउंट का जो तीसरा हिस्सा होता है अंतिम खाते, उसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, जिसको हिंदी में तुलन पत्र भी कहते हैं। तुलन पत्र। और साधारण बोलचाल की जो भाषा है उसमें बैलेंस शीट को चिट्ठा कहा जाता है। चिट्ठा। महाजनी बोल दो या साधारण बोलचाल की भाषा कह दें तो उसमें इसे चिट्ठा कहेंगे, हिंदी में तुलन पत्र। और अकाउंट्स की जो लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश में इसे बैलेंस शीट कहेंगे। बैलेंस शीट, बच्चों नाम से ही पता है, बैलेंस शीट मतलब बैलेंस की शीट। अगर आपको किसी से कुछ पैसे लेने हैं तो ही आप रिकॉर्ड रखते हो, तो आपका डिटेल्स हो गया, आपको उससे पैसे लेने हैं, रिकॉर्ड रखोगे। अगर पूरा हिसाब किताब हो जाता है तो खाते बंद हो जाते हैं, और जब अकाउंट क्लोज हो जाते हैं तो वो नो तो ट्रायल बैलेंस में आते हैं और नहीं आगे बढ़ते हैं। जिस अकाउंट का बैलेंस निकला हुआ है, कोई बैलेंस बच रहा है, वही अकाउंट बैलेंस शीट में शो होते हैं। ओवरऑल जिससे हमें कुछ लेना है या जिसको हमें कुछ देना है उन्हें हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। जब कोई प्रॉपर्टी हमने खरीद रखी है, वो अभी अवेलेबल है, वो खत्म नहीं हुई है, उसकी कोई वैल्यू है, तो उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। ओवरऑल किसी भी अकाउंट का अगर बैलेंस बच रहा है तो उसे ही बैलेंस शीट में शो किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाह रहा हूँ, जो बड़े बड़े एग्जाम में जो इंटरव्यू होते हैं तब भी पूछ लेते हैं, कंपटीशन होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तब हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ कंपनी का नाम, फिर लिखते हैं हम फॉर द ईयर एंडिंग। P&L अकाउंट बनाओगे तब भी आप P&L अकाउंट ऑफ फिर कंपनी का नाम लिख दोगे, उसके बाद लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग या मंथ एंडिंग। ओवरऑल ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट महीने के आखिरी में या साल के आखिरी में बनाए जाते हैं, लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें आप हेडिंग में लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ, फिर कंपनी का नाम लिख दोगे जो भी आपकी कंपनी हो, फिर एज ऑन डेट ऑफ। बैलेंस शीट के आगे क्या लिखा रहता है हेडिंग में? एज ऑन डेट ऑफ। मतलब बैलेंस शीट साल के एंड में बनाई जाए या महीने के एंड में बनाई जाए, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बैलेंस शीट कभी भी बनाई जा सकती है। आपने सुना होगा, आपके फादर किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कहीं अकाउंट्स के फील्ड में कहीं जा रहे हैं, किसी फर्म में जा रहे हैं, तो कई बार आपने सुना होगा कि हमारे आज ऑडिट होने वाली है, ऑडिटर्स आएंगे, बाहर से ऑडिटर्स आते हैं। ऑडिटर्स का मतलब अंकेक्षक, जो खातों को चेक करते हैं, जांच करते हैं। तो ऑडिटर्स आते हैं, तो ऑडिटर्स कोई निमंत्रण पत्र देने के बाद थोड़ी आएंगे, ऑडिटर्स कभी भी आ जाते हैं। ठीक है, ऑडिटर्स आने के लिए ये नहीं है कि साल के एंड में 31 मार्च को आए, वो कभी भी बीच में भी आ सकते हैं। तो जब ऑडिटर्स आएंगे तो अकाउंट चेक करेंगे, बैलेंस शीट वगैरह चेक होगी, तो उसी टाइम हमें बैलेंस शीट शो करनी है। इसीलिए बैलेंस शीट के ऊपर कभी भी हेडिंग लिखा जाए तो बैलेंस शीट ऑफ, फिर कंपनी का नाम, उसके बाद एज ऑन डेट ऑफ। जिस तारीख को आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो डेट लिखोगे, जिस तारीख की बैलेंस शीट ऑडिटर्स चेक करेंगे वो डेट लिखी जाएगी। बैलेंस शीट एज ऑन डेट ऑफ, इस तारीख को बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है,
व्यापार की आर्थिक स्थिति, बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन को शो करने वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, जो शीट होती है, वही बैलेंस शीट होती है। आप एग्जाम देते हो, एग्जाम में आपकी मार्कशीट आती है साल के एंड में, उससे आपके पेरेंट्स एनालिसिस करते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है। वो जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो आपकी पढ़ाई की बैलेंस शीट है। ऐसे ही आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो जिस तारीख को आपकी ये बैलेंस शीट आपने तैयार की, तो उस तारीख को बिजनेस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको शो करने वाले स्टेटमेंट ही बैलेंस शीट होते हैं। बच्चों, बैलेंस शीट का मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्म में बैलेंस शीट बनती है। मैं अभी आपको सिंपल फॉर्म में, जो साधारण भाषा में बैलेंस शीट बनाते हैं सिंपल वे में, ओरिजिनल फॉर्मेट, वो सिखा रहा हूँ। बच्चों, इसमें एक साइड जो होती है उसको एसेट्स बोलोगे, एसेट साइड। इसको हिंदी में संपत्तियां कहते हैं बिजनेस की। अमाउंट इन रुपीस। जो सेकंड पार्ट है इसका वो लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज, हिंदी में इसको दायित्व कहते हैं। बैलेंस शीट बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन को शो करती है। इसके सारे पार्ट्स की स्टडी करना जरूरी है, इसको समझना आपको आना चाहिए। हर पार्ट का मीनिंग भी होता है अलग अलग। एसेट साइड में मैं, लाइबिलिटीज साइड में मैं लिख रहा हूं कैपिटल। कैपिटल पूंजी। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, व्यापार प्रारंभ करते टाइम, व्यापार का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति बिजनेस में जो अपनी जेब से पैसे लगाता है, बिजनेस को पैसे देता है, उसे कैपिटल कहते हैं। व्यापार प्रारंभ करने वाले व्यक्ति द्वारा व्यापार में लगाया गया धन व्यापार की पूंजी कहलाता है। बिजनेस का जो प्रोप्राइटर होता है, बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता है, बिजनेस में जो आप पैसे लगा रहे हो उस पैसे को कैपिटल कहा जाता है, जो अपनी जेब से पैसा लगाया जाता है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस कहता है मेरी आइडेंटिटी अलग है और आपकी आइडेंटिटी अलग है। आपने मुझे पैसा दिया है, उसे मैं कैपिटल मानूंगा, एक तरह से मेरी जिम्मेदारी मानूंगा। बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, व्यापार एक आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति होता है। हमने बिजनेस में पैसा लगा दिया तो भी बिजनेस कहता है तुम अलग हो और मैं अलग हूं। हमने बिजनेस को पैसा दिया है, बिजनेस ने अपना जिम्मेदारी मान ली, लाइबिलिटीज। बिजनेस स्टार्ट करने वाला बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है उसे कैपिटल कहते हैं। वो स्टार्ट करने वाला तो बिजनेस को अपना मानता है, लेकिन बिजनेस का रूल क्या कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बिजनेस को हमने पैसा दिया है तो बिजनेस कह रहा है मेरी जिम्मेदारी है कि आपने मुझे दिया है, मैं इसे चुकाऊंगा। इट इज एन कैपिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिजनेस। लाइबिलिटीज है बिजनेस के लिए, हम व्यापार किस कंडीशन में शो कर रहे हैं। सपोज करो बिजनेस कोई लोन ले रहा है, लोन एंड बोरोविंग्स। ऋण व उधार, ऋण व उधार ये भी लाइबिलिटीज साइड में आएंगे। बिजनेस के लिए अगर कोई लोन लिया जाता है या किसी अदर पर्सन से उधार लिया जाता है तो उसे लोन एंड बोरोविंग्स की हेडिंग में डाला जाता है। कहीं से भी, बैंक से लोन ले लिया, किसी फर्म से लोन ले लिया, किसी पर्सन से लोन ले लिया, तो लोन एंड बोरोविंग्स का जो हेडिंग है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज है, एक दायित्व है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इस पे इंटरेस्ट भी पेड करेगा और बाद में इस अमाउंट को भी पेमेंट करेगा। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी जिम्मेदारियां हैं बिजनेस की, वो लाइबिलिटीज साइड में आती है।
और जो भी पावर है, जो संपत्तियां हैं जिनसे कंपनी को पैसा मिलेगा, वो सब एसेट साइड में आता है। अभी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख रहे हैं, उधर राइट्स लिखेंगे, पावर लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, इसको हिंदी में बोला जाता है संचय व आधिक्य। यह भी बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रिजर्व एंड सरप्लस का मीनिंग क्या होता है, ये आगे हम जो एडजस्टमेंट करेंगे तब भी क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस क्या है। बहुत इजी। आपके घर के अंदर सबसे बड़ा जो मैनेजर है आपकी मम्मी है, आपकी जो मदर है, माँ है, वह आपके घर में आप सबसे बड़ा मैनेजर है। अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट तो वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। सपोज करो आपके पापा आपकी मम्मी को महीने भर के, एक महीने के एक्सपेंसेस के लिए 25,000 रुपए देते हैं महीने के। एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, रिजर्व को समझा रहा हूँ ना है मुझे, इसलिए समझा रहा हूँ। 25,000 रुपए देते हैं हर महीने आपके पापा आपकी मम्मी को घर खर्च चलाने के लिए। और कभी गलती ऐसी हो जाए कि पापा ने हिसाब पूछ लिया कि 25,000 का क्या करती है, फिर देखो अब चालू होती है मम्मी जो 5,000 रुपए का ये लिया, 5,000 रुपए का ये लिया, 6,000 रुपए की ये लेके आए थे, उनको गिफ्ट देने गए थे, इतने रुपए का राशन लाया, इतना लाइट का बिल गया, इतना नल का बिल गया, और तुम्हारे दोस्त आए थे उस दिन समोसे खाए थे, उस दिन भी अपन ने ये चीज मंगाई थी। 50 बातें बता देगी और 25,000 रुपये तो देते हो तुम। मैं आपको बता दूं 30,000 तक का हिसाब बता देंगे हम कि 30,000 रुपये खर्च हो गए हो तो मेरे पास से और लगाए, सारा हिसाब बता देगी कैसे भी कैलकुलेशन करके कि यहाँ पैसे खर्च हुआ था, फिर मैं मार्केट गई थी वहां से चीज लेके आई हूँ। ओवरऑल सारा एक्सपेंसेज वो बता के, आपने तो 25 दिए, आपके पेरेंट्स पापा को वो 30,000 का भी हिसाब बता सकती है, हो सकता है ज्यादा का हिसाब बता दे या कह दे कि मेरी पास से पैसा लगा रही हूँ। क्लियर। जबकि हकीकत क्या है, ओरिजिनल बात यह है कि 25,000 रुपए आपके पापा मम्मी को हर महीने देते हैं, और उन, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उन 25,000 में से कम 3,000 से 4,000 रुपए आपकी मम्मी अलग निकाल के रख देती है, और जो 22 या 21,000 आपके पास बचा है, मम्मी के पास बचा है, उसमें पूरे घर का खर्चा चला देती है। तो जो 3,000 से 4,000 रुपए हर महीने मम्मी बचा के रख रही है इन 25,000 में से, और गलती से पापा अगर पूछ ले कि 25,000 का क्या किया, तो 30,000 तक का हिसाब बता देगी। ये क्वालिटी मम्मी में ही होती है और कहीं नहीं होती, वही सबसे बड़ा मैनेजर है। तो ये जो 3,000 और या 4,000 रुपए महीना मम्मी बचा के रख रही है, वो कहीं लेके थोड़ी जाएगी, वो रिजर्व है। रिजर्व समझा रहा हूं मैं आपको, प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जो भविष्य में किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी आकस्मिक घटना के लिए बचा के रखा जाता है, उसे संचय कहा जाता है, रिजर्व। ऐसे ही हर महीने मम्मी को 25,000 मिल रहे हैं, उसमें से 3 या 4,000 रुपए, कभी 2,500 रुपए, जो भी होता है वो अलग से निकाल के रख लेती है कि इसको तो खर्च करना ही नहीं है। तो जो ये अमाउंट है ये धीरे धीरे इकट्ठा होके बड़ा होता जाता है। कभी आपने देखा होगा लाइफ में, कभी देखा होगा पापा के पास पैसे नहीं है, वो परेशान होते हैं कि यार मुझे इतने बड़े अमाउंट की जरूरत है, मम्मी कहती है कोई टेंशन मत लो, कितने चाहिए, 2 लाख रुपए, सब हो जाएगा अरेंजमेंट। तुरंत कुबेर का खजाना निकलता है और पापा के सामने आके खड़ा हो जाता है कि ये लो तुम्हारा काम चलाओ। वो क्या है, रिजर्व। हर महीने जो 3,000 या 4,000 रुपए मम्मी बचा के रख रही है, वो आपके घर का रिजर्व अमाउंट है। वो कहाँ काम आएगा, अगर भविष्य में कोई इकोनॉमिक कंडीशन आ जाए, कोई आकस्मिक घटना आ जाए जहां पैसे की जरूरत हो, तो अब जाके वो कुबेर का खजाना निकलता है, रिजर्व। नोटबंदी के टाइम पे बहुत सी लेडीज के पास में 8-8, 10-10 लाख रुपए बचे हुए निकले, कुबेर का खजाना इतना तैयार था। वो क्या है, रिजर्व का पार्ट। कभी प्रॉब्लम आ जाए तभी बताया जाता है, तो वही रिजर्व है। बिजनेस जो अर्निंग करता है, लाभ कमाता है, प्रॉफिट गेन करता है, उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा, थोड़ा बहुत अमाउंट अलग से रख लिया जाता है, ताकि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे वो चीज हमारे बिजनेस के लिए काम आ जाएगी।
वह जो प्रॉफिट का पार्ट है उसे रिजर्व कहा जाता है। रिजर्व, रिजर्व का मीनिंग ये कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो भी कमा रहे हैं वो तो जो कंपनी के मालिक है उनको देना है इसको, लेकिन वो देता नहीं है, बचा के रखता है। रिजर्व। अब सरप्लस पे आ जाओ। सरप्लस क्या होता है? रिजर्व का मीनिंग मैंने बता दिया, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो फ्यूचर की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बचा के रखा जाता है, रिजर्व। अब सरप्लस क्या है? सरप्लस, सरप्लस मींस एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो नॉर्मल से ज्यादा इनकम हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा फायदा हो जाए, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होते हैं उससे सरप्लस कहा जाता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आते हैं, कौन कौन सी चीजें, इसकी जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व मैं आगे बताऊंगा। अभी तो इसके केवल हेडिंग बता रहा हूँ बैलेंस शीट के। ये नॉलेज होना जरूरी है। कैपिटल, अपनी जेब से पैसा लगाया बिजनेस का स्टार्ट करने वाले ने, वो कैपिटल है। रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। सरप्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। लोन एंड बोरोविंग्स, जो हमने पैसा उधार लिया है, बिजनेस ने पैसा उधार लिया है, किसी से बैंक से लोन लिया है, किसी पर्सन से लोन लिया है, वो हेडिंग इसमें आते हैं। लोन एंड बोरोविंग्स के भी जो क्लेरिफिकेशन करूंगा मैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, वो आगे बताऊंगा। अभी मैं केवल इसके हेडिंग बता रहा हूँ। बिजनेस में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसके कौन कौन से पार्ट है। तो लायबिलिटीज साइड में आएगा कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो फ्यूचर की प्रॉब्लम के लिए बचा के रखा जाता है। लोन एंड बोरोविंग्स, लोन एंड बोरोविंग्स होते हैं उधार लिया है जो, इनकी सबकी डिटेल अलग पढ़ेंगे हम। इसके अलावा प्रोविजंस, प्रोविजंस को बोलते हैं प्रावधान। इसकी भी छोटी सी डिटेल में बता देता हूं, अभी तो केवल हेडिंग हेडिंग पढ़ा रहा हूं बैलेंस शीट के। प्रोविजन, प्रावधान। प्रावधान का मतलब क्या होता है? आपके घर में एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि सपोज करो एक मकान, एक कमरा बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन करना है, उसमें केवल एक कमरे का वो तैयार करना है, तो उसके लिए पहले प्लानिंग होगी। प्लानिंग होगी कि भाई इतने का रेती आएगी, इतने का सीमेंट आ जाएगा, इतना कारीगर को देना है, तो एक तैयारी कर ली जाती है और एस्टिमेशन कर लिया जाता है कि लगभग मुझे 2 लाख रुपए लगेंगे, तब जाके मेरे हिसाब से कमरा तैयार होगा। तो 2 लाख रुपए लगेंगे, तो 2 लाख रुपए आपके पास है या नहीं है? सपोज करो आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है और आपको कमरा बनाना है, अभी बजट गड़बड़ा रहा है, तो फिर क्या होगा? आप हर महीने 20,000 रुपए हर महीने आप बचाने लग जाएंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जो भी पैसा बचेगा थोड़ा बहुत, 20,000, कभी 5,000, कभी 10,000, किसके लिए बना रहे हो? कब मुझे कमरा बनाना है, 2 लाख रुपए चाहिए, उसका अरेंजमेंट करना है। तो आप जो अर्निंग कर रहे हो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा बचा के रख रहे हो, उसको नाम दे दिया। किसके लिए रख रहे हैं? भैया ये कमरा बनाने के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। क्या कहते हैं अपन? यार मुझे कमरा बनाना है, उसके लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तो वो जो आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो उसे क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर रूम। मुझे मेरा स्टडी रूम तैयार करना है, उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, जो अभी मेरे पास नहीं है। तो अब मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे और कुछ हिस्सा में निकाल के रख दूंगा। किसके लिए रख रहा हूँ? कमरा बनाने के लिए। तो प्रोविजन फॉर स्टडी रूम। मम्मी ने स्थान लिया कि वॉशिंग मशीन चाहिए और 1 लाख रुपए वाली चाहिए, छोटी मोटी मशीन नहीं लानी है। पापा से कहा मशीन चाहिए, वॉशिंग मशीन। पापा ने कहा बाहर पेड़ लग रहा है, वहां जाओ, वहां से पैसे तोड़ के ले आओ, वो चलते हैं मार्केट में ले आते हैं। ओवरऑल मना कर दिया, लेकिन वहां तो ठान लिया गया है प्रोविजन फॉर वॉशिंग मशीन। हर महीने जो 25,000 आपको मिल रहे हैं उसमें से रिजर्व के 3,000 तो बच ही रहे हैं, 1 या 2,000 रुपए की सेविंग एक्स्ट्रा चालू हो जाएगी। चाहे वो जो अपना बजट है, जो एक्सपेंसेज है, उनको कम करने लग जाएगी। टारगेट क्या है? प्रोविजन फॉर वॉशिंग मशीन। ऐसे बिजनेस के अंदर भविष्य में कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती है, हमें कोई मशीन खरीदनी है, हमें कोई बेडिंग परचेज करनी है, हमें कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कंपनी अर्निंग करती है उसका एक हिस्सा उस स्पेशल टारगेट के लिए, उस स्पेशल वर्क के लिए जो बचाया रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसे आप प्रोविजन कहते हैं। प्रोविजन का मीनिंग क्लियर हो गया? प्रोविजन फॉर मशीन, प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने नाम सुना होगा, प्रोविजन फॉर मशीन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बेडिंग,
प्रोविजन फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेज, एक्स्ट्रा कोई सी भी चीज का कुछ स्पेशल वर्क के लिए प्रॉफिट का कोई पार्ट बचा के रखा जाता है इकट्ठा करने के लिए, उसे प्रोविजन कहते हैं। और नॉर्मल वे में जो पैसा बचा के रखा जाएगा उसे रिजर्व कहते हैं। दोनों प्रॉफिट के पार्ट हैं, लेकिन प्रोविजन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, एंड रिजर्व रिजर्व किस लिए होता है, भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए। उसमें भी अलग अलग पार्ट आते हैं, हम केवल अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, ये प्रोविजन भी करंट लायबिलिटीज का ही एक पार्ट है। करंट लायबिलिटीज, इसको हिंदी में बोला जाता है चालू दायित्व। ये तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज थे। अब करंट लायबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, कम समय का दायित्व, इस बिजनेस की ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो चेंज होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है, उसे करंट लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म लोन, कम टाइम के लिए आपने लोन लिया है, आज लोन ले लिया, 10 दिन बाद पेमेंट कर दिया तो कम हो गया ना। तो ऐसे बिजनेस की ऐसी जिम्मेदारियां जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन की होती है, कम टाइम की होती है, उसे आप करंट लायबिलिटीज कहते हैं। इसमें आपका आता है क्रेडिटर्स। हालांकि इसकी डिटेल हम अलग से भी पढ़ेंगे। क्रेडिटर्स जिसको हिंदी में बोला जाता है लेनदार। लेनदार जिनको हमसे पैसा लेना है वो हमारे क्रेडिटर है। बिजनेस बिजनेस जिनको पैसे देगा, मतलब ऐसे पर्सन जिन्हें बिजनेस से पैसा लेना है, ऐसे पर्सन जिनसे हमने उधार माल खरीदा था, कोई चीज, कोई एसेट्स उधार खरीदी है या कोई गुड्स उधार खरीदा है, क्रेडिट परचेज किया है, तो हम उनको पैसा देंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स हो जाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको पैसा दें, इसलिए हमें लायबिलिटीज साइड में लिखना रहता है। लायबिलिटीज, किसी से आपने उधार माल खरीदा तो हम उसको पैसा देंगे, तो वह पर्सन हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, लेनदार। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने हमारे करंट अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए थे और 11 लाख रुपए निकाल लिए, तो 1 लाख रुपए हमने ओडी कर लिया। ओडी ओवरड्राफ्ट, जो ओवरड्राफ्ट कर लिया तो हमें वह 1 लाख रुपए बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है वह 1 लाख रुपए जल्दी बैंक को चुकाएगा, तो वो बिजनेस की क्या होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। बच्चों ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड वाले मेन हेडिंग मैंने आपको पढ़ाए हैं। सबसे पहले कैपिटल, बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने वाला जो बिजनेस में पैसा लगाएगा, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, तो बिजनेस कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको चुकाऊंगा। रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है, भविष्य की प्रॉब्लम के लिए इकट्ठा करते हैं। लोन उधार लिया है जो भी चुकाना है। और करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आप प्रॉफिट का पार्ट बचा के रख रहे हो, उसे प्रोविजन कहोगे। इसके अलावा क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कम टाइम की होती है, उन्हें आप करंट लायबिलिटीज कहते हैं। जिसमें क्रेडिटर्स है जिसे हम पैसे चुकाएंगे, उधार माल खरीदा है, लेन देन होती रहती है, पेमेंट कर देते हैं तो क्रेडिटर कम हो जाते हैं, फिर उधार माल खरीदिया फिर क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। मैंने आपको एक लायबिलिटीज, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड के मेन टॉपिक जो हैं केवल टॉपिक बताए हैं, इनकी ज्यादा डिटेल हम नेक्स्ट 2 क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट आपकी अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको एसेट्स के बारे में डिटेल दूंगा। एसेट्स साइड के मेन हेडिंग, जैसे लायबिलिटीज साइड के मैंने मेन हेडिंग बताए हैं, वैसे ही एसेट साइड के मेन हेडिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।